हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं बेटा सांद्रता टर्म्स, जिसमें हमने कवर करा मोललता, मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशतता। इन सभी सांद्रताओं के ऊपर हमने बात कर ली है। आज हम इससे भी इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम मोल प्रभाज कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे बेटा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोल प्रभाज, जिसे हम मोल अंश भी कहते हैं और इंग्लिश में हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में मोल प्रभाज पर आधारित आंकिक प्रश्न जो इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा। तो चलिए हम पढ़ने वाले हैं बेटा मोल प्रभाज, मोल प्रभाज या फिर मोल अंश, जिसे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज क्या होता है, डेफिनेशंस क्या है मोल प्रभाज की, तो डेफिनेशन पे बात करते हैं। हमारे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर दो कंपोनेंट, दो अवयव है बेटा। एक अवयव ए है और एक अवयव बी है, यानी कि जो विलयन है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। हमने कहा एक ए और एक बी। क्लियर है। अब हम कह रहे हैं, समझते रहना बेटा, हम कह रहे हैं ए जो है वो हमारा विलेय है और बी जो है वो हमारा विलायक है बेटा। विलायक मतलब बी ज्यादा मात्रा में और ए कम मात्रा में। हमने कहा ए के मोल स्मॉल एन और बी के मोल कैपिटल एन है। बी के मोल क्या है? कैपिटल एन। तो मैं कह सकता हूं ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज क्या होगा? ए का मोल प्रभाज ध्यान से समझना बेटा, जिसका मुझे मोल प्रभाज निकाल, एक्चुअल में मोल प्रभाज क्या है? मोल फ्रैक्शन, मोलों का फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्नात्मक, जिसे आप दूसरे वर्ड में भी जानते हो मोल अंश के नाम से। अंश किसे बोलते हैं? अंश ऊपर वाली चीज को। हर किसे बोलते हैं बेटा? नीचे वाली चीज को। तो यानी कि मोल अंश, जिसका मुझे मोल प्रभाज फाइंड आउट करना है, उसके मोल को रखूंगा मैं अंश में और डिवाइड करूंगा विलयन में उपस्थित कुल मोल से। डिवाइड किससे करूंगा बेटा? विलयन में उपस्थित कुल मोल से। तो इसे आप चेक कर सकते हो बहुत अच्छे से। मुझे अगर ए का मोल प्रभाज निकालना है तो ए के मोल में रखूंगा ऊपर, और ए के मोल क्या है बेटा? स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है? मोल है किसके? ए के। और कैपिटल एन क्या है बेटा? मोल है किसके? बी के। बी के मोल। तो ए के मोल को मैं ऊपर रखूंगा स्मॉल एन और डिवाइड करूंगा हर में। हर किस मतलब? कुल मोल से। कुल मोल विलयन में क्या है बेटा? कुल मोल है स्मॉल एन प्लस कैपिटल। तो कुल मोल से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये क्या निकल कर आ गया? ए का मोल प्रभाज। इसी प्रकार अगर मैं बी का मोल प्रभाज निकालूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बी के मोल को अंश में रखना पड़ेगा। बी के मोल कितने बेटा? कैपिटल एन। तो अब मैं कैपिटल एन को कहां रखूंगा? ऊपर, और डिवाइड करूंगा कुल मोल से। विलयन में कुल मोल कितने बेटा? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो डिवाइड कर दूंगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन से। तो यहां पर मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा? बी का मोल प्रभाज। तो मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज क्या है? मोलों का अनुपात है एक्चुअल में। ऊपर मोल उसके रखते हैं जिसका मोल प्रभाज ज्ञात करना होता है, और डिवाइड करते हैं कुल मोल से। जो विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या है उससे हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो मैं उस अवयव का क्या निकाल सकता हूं? मोल प्रभाज निकाल सकता हूं। तो जब मैं डेफिनेशंस की बात करता हूं कि मोल प्रभाज कहते किसे हैं, अगर डेफिनेशंस की बात की जाए तो मोल प्रभाज किसे कहते हैं? तो मैं कह रहा हूं कि भाई किसी विलयन में उपस्थित, ये विलयन है, ये क्या है हमारा? विलयन, सॉरी, किसी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या, या तो मैं ए की बात करूंगा या फिर बी की।
तो या तो ए के मोल ऊपर रखूंगा या फिर बी के मोल ऊपर रखूंगा। तो किसी एक अवयव के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। समझ में? डेफिनेशंस क्या कह रही है बेटा? विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर एक और होता कोई सब्सटेंस सी और उसके मोल होते बेटा एस, तो फिर यहां पर एस भी आ जाता, तो कुल मोल क्या होते हैं? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एस। तो फिर मैं कुल मोल से डिवाइड करता। किससे डिवाइड करता? कुल मोल। कुल मोल क्या होंगे? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एस। तो जितने विलयन में अवयव होंगे उन सभी अवयव के मोलों की संख्या को जोड़ना है और डिवाइड करना है, तो उस अवयव का हम क्या निकाल सकते हैं? मोल प्रभाज। तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं। एक्चुअल में मोल प्रभाज क्या है, तो पहले डेफिनेशन से लिख लेते हैं, फिर इनको लिख लेंगे बेटा। तो मोल प्रभाज क्या है बेटा? विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। क्लियर है बेटा? इसे हम डिनोट करते हैं जीटा से। ये जो मैं एक्स बोल रहा था ना, इसको इसे जीटा कहते हैं। तो इसे जीटा कुछ इस तरीके से बनेगा। नाम क्या होता है बेटा इसका? जीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे जीटा से प्रदर्शित करते हैं। आप इसे एक्स भी कह सकते हो नॉर्मली, लेकिन एक्चुअल में हम इसे क्या बोलते हैं बेटा? जीटा बोलते हैं। प्रदर्शित करते हैं। अब मैंने आपको अभी बताया था कि अगर मुझे ए का मोल प्रभाज निकालना है तो ए के मोल उस पर रखूंगा और डिवाइड करूंगा कुल मोल से। कुल मोल बेटा मैंने कहा था ए के मोल स्मॉल एन और बी के मोल कैपिटल एन। तो यहां पर अगर मैं बात करूं क्या मोल प्रभाज पर ताप का कोई प्रभाव पड़ेगा, तो मैंने आपसे कहा था वो सांद्रता है जिनमें आयतन आता है उन पर तो ताप का प्रभाव पड़ता है, और जिनमें आयतन नहीं आता उन सांद्रताओं पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप देख सकते हो मोल प्रभाज में ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल है। मोल प्रभाज में आयतन नहीं है, इसका मतलब मोल प्रभाज पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ध्यान रखना। तो इस सांद्रता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है बात? एग्जाम्पल, यदि विलयन दो अवयव कैपिटल ए तथा कैपिटल बी का है, हम कह रहे हैं हमारे पास जो विलयन है वो दो अवयव ए और बी का है, जिसमें ए के मोल Na तथा बी के मोल Nb है बेटा। स्मॉल एन ही मान लिया हमने, Nb है। तब मैं कह सकता हूं बेटा ए का मोल प्रभाज,
तब A का मोल प्रभाज। अगर मुझे A का मोल प्रभाज फाइंड आउट करना है तो जिसका मोल प्रभाज निकालना होगा उसके मोल रखूंगा मैं अंश में। तो जीटा ए बराबर होगा एन ए अपॉन, और डिवाइड करूंगा कुल मोल से। विलियन में दो ही अवयव है, ए और बी। ए का मोल एन ए, बी के मोल एन बी, तो कुल मोल क्या होंगे बेटा एन ए प्लस एन बी। ए का मोल प्रभाज क्लियर है, इसे समीकरण एक कह देते हैं। तो डेफिनेशंस देनी है और यहां तक लिखना है आपको। इससे आगे हम जो बात कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स के लिए। अगर मुझे बी का मोल प्रभाज निकालना हो, लिख देता हूं मैं बी का मोल प्रभाज। अगर मुझे बेटा किसका मोल प्रभाज फाइंड आउट करना है बी का, तो क्या फॉर्मूला होगा, बी का मोल प्रभाज जीटा बी बराबर, अब बी के मोल ऊपर रखूंगा अंश में रखूंगा तो मैं बोल सकता हूं एन बी अपॉन कुल मोल। कुल मोल तो यही रहेंगे ना बेटा एन ए प्लस एन बी के। ओके, इसे समीकरण हमने क्या कह दी, दो। समीकरण एक और समीकरण दो को आप क्या करो, जोड़ दो। तो जैसे आप समीकरण एक और दो को जोड़ेंगे, चलो समीकरण एक प्लस दो, समीकरण एक और दो को जोड़ना है तो समीकरण एन ए सॉरी जीटा ए, क्लियर है बात, प्लस जीटा बी। जोड़ रहा हूं बेटा मैं इनको, देख सकते हो आप, इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो जीटा ए प्लस जीटा बी, क्योंकि बराबर के साइन से इधर की चीजें इधर जुड़ेगी, उधर की चीजें उधर जुड़ेगी। तो जीटा ए प्लस जीटा बी बराबर होगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो चेक कर सकते हो आप, ऐड कर सकते हो। तो जीटा ए किसके बराबर है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी के, प्लस जीटा बी किसके बराबर है बेटा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी के। अब दोनों के पास एक चीज कॉमन है, एन ए प्लस एन बी कॉमन ले लीजिए, जीटा ए प्लस जीटा बी बराबर होगा, कॉमन ले लीजिए, वन अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब यहां क्या बचा बेटा एन ए और यहां क्या बचा एन बी, क्योंकि ये तो हमने कॉमन ले लिया। अब ये भी बेटा एन ए प्लस एन बी है, ये भी एन ए प्लस एन बी है, तो इससे ये खत्म हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं जीटा ए प्लस जीटा बी बराबर किसके होगा, वन के। बराबर किसके होगा बेटा, वन के। और इसे मैं एक और चीज बोल सकता हूं, जीटा और जीटा बी से मिलकर विलियन बन रहा है, तो मैं बोल सकता हूं विलियन का मोल प्रभाज। तो मैं बोल सकता हूं विलियन का मोल प्रभाज किसके बराबर होगा, वन के। तो आपको यहां पर दो बातें याद रखनी है, एक तो ये फॉर्मूला कि दो अवयव का जो मोल प्रभाज होता है, एक्चुअल में दो अवयव नहीं, विलियन में तो कितने अवयव है, अगर सी है अगर डी है, चाहे कितने अवयव हैं, उन सब का मोल प्रभाज का जो योग होगा वो किसके बराबर आना चाहिए, वन के। तो मैं कह सकता हूं अगर मेरे पास विलियन है तो विलियन का मोल प्रभाज किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा। किसी भी विलियन का मोल प्रभाज, चाहे उस विलियन में दो अवयव हो, तीन अवयव हो, चार अवयव हो, जितने अवयव हैं उन सब अवयव का मोल प्रभाज किसके बराबर आना चाहिए, वन के बराबर आना चाहिए। तो किसी भी विलियन का मोल प्रभाज याद रखना किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। क्लियर है बात, बहुत अच्छा। दूसरा आपको फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना बेटा, ये वाली बात कि हमारे पास अगर मान लीजिए एक बाइनरी सॉल्यूशन है, द्विअंगी विलियन है। द्विअंगी किसे बोलते हैं, जिसमें दो अवयव होते हैं, जैसे इसमें ए और बी है, तो ये विलियन कैसा हो गया, द्विअंगी विलियन। तो अगर द्विअंगी विलियन है तो द्विअंगी विलियन में अगर मुझे ए का मोल प्रभाज पता है, एक का मोल प्रभाज पता है, जैसे मान लीजिए बी का मोल प्रभाज पता है और ए का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, बी को इधर ले जाऊंगा तो वन माइनस जीटा बी आ जाएगा। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, वन में से घटाकर दूसरे का मोल प्रभाज ज्ञात कर सकता हूं। एक का अगर पता है तो दूसरे का निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, उसको वन में से घटा दूंगा, तो मैं दूसरे का मोल प्रभाज भी फाइंड आउट कर सकता हूं। बहुत जगह ये चीजें यूज होती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए जीटा ए प्लस जीटा बी किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा। क्लियर है बात। तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं बेटा आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 72 ग्राम जल है, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना करनी है।
72 ग्राम जल में हमने 46 ग्राम क्या डाला, एथिल अल्कोहल डाला, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, दोनों के मोल प्रभाज की गणना करनी है। कैसे करेंगे बेटा, तो आइए देखते हैं। हमें दोनों के ही मोल निकालने पड़ेंगे। दोनों क्या निकालने पड़ेंगे बेटा, मोल। और मोल का फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार, आपको सिखा रखा है इस चैप्टर के अंदर ही। तो सबसे पहले हम दोनों के मोल निकाल लेते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं जल के लिए। सबसे पहले बात करें बेटा जल के लिए। चेक करो जल के लिए। जल का भार बताओ कितना दिया है, जल का भार आपको दिख गया होगा 72 ग्राम दे रखा है बेटा। ऐसे ही मैं अब निकालूंगा जल का अणुभार। जल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2O। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, अणुभार निकाल सकता हूं। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार होता है 1, आप जानते हो, और 2 हाइड्रोजन है तो 1 का 1, 2 का 2 होगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 और 16 कितना होगा बेटा 18। तो मेरे पास भार भी है अणुभार भी है, तो मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, जल के मोल। तो जल के मोल बराबर, इसे आप कैपिटल एन कह दो। जल के मोल भार बटे अणुभार। भार कितना बेटा 72, अणुभार कितना है 18, 18 चौक होता है 72, तो कैपिटल एन यानी कि हमारे पास जल के मोल कितना आ गया बेटा 4 आ गया। इसी प्रकार से मैं फाइंड आउट करूंगा, किसकी बात करूंगा, एथिल अल्कोहल के लिए। तो अब मैं बात कर रहा हूं बेटा एथिल अल्कोहल के लिए। किसके लिए, एथिल अल्कोहल के लिए। चेक करो एथिल अल्कोहल के लिए। एथिल अल्कोहल का भार बताओ कितना दिया है, यहां पे कर लेते हैं हम इसके बाद। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH का भार कितना दिया है बेटा 46 ग्राम दे रखा है। नहीं, मुझे मोल निकालने के लिए इसका अणुभार भी चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, C2H5OH का अणुभार भी निकालूंगा। अणुभार चेक करो, कार्बन के एक परमाणु का भार आपको पता ही होगा क्योंकि बहुत बार पढ़ लिया आपने। कार्बन के एक परमाणु का भार होता है 12। कितने कार्बन है बेटा 2, तो 2 से गुना करूंगा, प्लस हाइड्रोजन का एक, कितना हाइड्रोजन है 5, प्लस ऑक्सीजन का 16, और फिर हाइड्रोजन का 1, 12 दूनी कितना होता है बेटा 24, प्लस 5 एकम 5, 16 एकम 16, प्लस 1 24, और 1 25, 25 और 5 30, और 30 और 16 46। तो आप ऐड कर सकते हो, जोड़ सकते हो, कितना आने वाला है अणुभार 46। तो चेक करते हैं हम अब C2H5OH के मोल। C2H5OH के अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मोल। मोल मतलब स्मॉल n। अब मोल का फॉर्मूला क्या है, अभी बता आपको, भार बटे अणुभार। भार कितना है बेटा 46, भार कितना है जल्दी बताओ 46, और अणुभार भी कितना है 46, तो मोल कितना आ गए 1। अब मेरे पास दोनों के मोल है बेटा, जल के मोल भी और एथिल अल्कोहल के मोल भी। अब मैं मोल प्रभाज निकाल सकता हूं किसी का भी। तो अब मैं दोनों का मोल प्रभाज निकाल सकता हूं। पहले किसका निकालूं, जल का निकाल लेते हैं। तो यहां हेडिंग लगाएंगे जल का मोल प्रभाज। जल का मोल प्रभाज हेडिंग लगाया हमने। जल का मोल प्रभाज जीटा H2O, क्योंकि मोल प्रभाज को किससे डिनोट करते हैं हम, जीटा से। तो जीटा H2O बराबर होगा, जिसका मोल प्रभाज हमें फाइंड आउट करना होता है उसके मोल रखेंगे हम ऊपर। जिसका मोल प्रभाज, मुझे H2O का मोल प्रभाज फाइंड आउट करना है तो H2O के मोल कहां रखूंगा मैं ऊपर, और H2O के मोल को मैं कैपिटल N मान रहा हूं, तो फॉर्मूला बना लेते हैं पहले, कैपिटल N अपॉन, और डिवाइड करूंगा कुल मोल से। तो कुल मोल क्या होंगे, कैपिटल N प्लस स्मॉल n। दो ही तो चीजें हैं, तो एक कैपिटल N प्लस स्मॉल। चलिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जीटा H2O बराबर कैपिटल N कितना बेटा 4 अपॉन कैपिटल N हमारे पास स्मॉल n 1, और कैपिटल N कितना बेटा 4। देख पा रहे हो, तो जीटा H2O बराबर होगा 4/5। 4 से 4 नहीं कटेगा क्योंकि प्लस साइन है, और प्लस में पहले चीजें क्या होती है, जुड़ती है। तो जोड़ो 4/5, तो 4/5, और 4/5 जब 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.8, 0.8। और याद रखना बेटा, सांद्रता जो मोल प्रभाज है ये एक ऐसी सांद्रता है जिसका कोई मात्रक नहीं होता, तो बस आंसर आएगा 0.8।
अभी हमने किसका मोल प्रभाज निकाला? जल का मोल प्रभाज। अभी हम एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज भी निकालेंगे। तो C2H5OH का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। अब हेडिंग लगाएंगे इसका मोल प्रभाज की। तो जीटा C2H5OH बराबर होगा बेटा 1, एक में से घटा दूंगा ना, अब तो मुझे एक का पता चल गया, तो 1 माइनस जीटा H2। चाहे तो ऐसे निकाल लो, चाहे फॉर्मूला पुट करके निकाल लो। जब मुझे आपको पता चल गया एक का मोल प्रभाज, तो दूसरे का निकालना है, तो उसको क्या करो, 1 में से घटा दो। तो जीटा C2H5OH बराबर होगा 1 माइनस जीटा H2। H2 का मोल प्रभाज कितना निकाला हमने? 0.8। तो चलिए 0.8 में से 1 में से 0.8 को घटाते हैं बेटा। तो 1.0 लिख लू, एक दह इधर जाएगी, 10 में से 8 गया, 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहां 0 बचा। तो फाइनली आंसर कितना आएगा बेटा हमारा? जीटा C2H5OH, जीटा C2H5OH बराबर होगा 0.2। तो जल का मोल प्रभाज हमारा कितना आएगा? 0.8, और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज कितना आएगा? 0.2। क्लियर है? देख सकते हो, अच्छे से नोट कर सकते हो आप। ठीक है, समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा पीछे कराया, बस डिजिट अलग है, नंबर अलग है। 46 ग्राम जल और 36 ग्राम जल तथा 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना करो। वो भी तो क्वेश्चन यही था, बस यहाँ पर पहले 72 ग्राम था, अब 36 ग्राम है, यहाँ 46 ही ग्राम था। तो कर सकते हो, वैल्यू अलग है, पहले जल के मोल निकालना, उसके बाद एथिल अल्कोहल के मोल निकालना, फिर आप दोनों के मोल प्रभाज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 20% भारानुसार, वेट बाय वेट, भारानुसार का मतलब है W/W, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत। एथिलीन ग्लाइकोल फॉर्मूला है हमारे पास C2O2H6 में एथिलीन ग्लाइकोल के मोल प्रभाज की गणना करो। अब मुझे एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज निकालना है, लेकिन मोल प्रभाज तो तभी निकाला जाता है जब आपको कुल मोल पता हो। और कुल मोल यहाँ पर दो चीजें हैं बेटा, एक तो एथिलीन ग्लाइकोल का विलयन है, और एथिलीन ग्लाइकोल का विलयन किसके साथ बनाया गया है? जल के साथ। तो दो चीजें, एक एथिलीन ग्लाइकोल और दूसरा जल। तो मुझे जल के मोल पता हो, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल पता हो, तभी तो मैं मोल प्रभाज निकाल सकता हूं। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 20% भारानुसार एथिलीन ग्लाइकोल का मतलब। 20% भारानुसार एथिलीन ग्लाइकोल का अर्थ है, क्या मतलब बेटा मैंने पढ़ा रखा है। इसका मतलब है कि जो 20% एथिलीन ग्लाइकोल है ना, इसका मतलब है कि 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। अब आपको बेटा 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल पता चल गया, कितने ग्राम विलयन में घुला हुआ है? 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। एथिलीन ग्लाइकोल विलय होगा और ये विलयन, तो विलयन में से विलय को घटा दो तो किसका भार निकल कर आ जाता है बेटा? विलायक का। और विलायक यहाँ पर कौन है? जल। तो जल का भार निकल कर आ जाएगा। तो चेक करो, इसका मतलब क्या होगा? 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को कितने ग्राम जल में घोला है बेटा? 80 ग्राम जल। जल की क्वांटिटी निकल गई ना, तो विलयन में से विलय घटा दो, 100 में से 20 को घटा दो, तो कितना निकल कर आ जाएगा? जल का भार बिल्कुल 80 ग्राम। तो चेक करो बेटा, 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 80 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम क्या प्राप्त होता है? विलयन प्राप्त होता है। 100 ग्राम विलयन प्राप्त होगा बेटा।
तो ये चीज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई थी जब आपको द्रव्यमान प्रतिशत बताया था। खैर अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दो बातें पता चल गई, तीन बातें सॉरी। यहाँ पर आपको एथाइलिन ग्लाइकोल का भार पता चल गया, चल गया नहीं चल गया, कितना 20 ग्राम। जल का भार पता चल गया, कितना 80 ग्राम। और आपको विलयन का भार पता चल गया, कितना 100 ग्राम। हमें क्या चाहिए, हमें विलेय चाहिए और विलायक चाहिए, विलेय चाहिए और विलायक, क्योंकि मुझे इसके भी मोल निकालने और इसके भी मोल निकालने। तो चलिए देखते हैं बेटा, हमें दोनों चीजें मिल गई, तो अब मैं इसका क्या निकालूंगा, मोल। ठीक है, देखते हैं बेटा। अब मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले एथिलीन ग्लाइकोल की। एथिलीन ग्लाइकोल के लिए चेक करते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल के लिए। तो एथिलीन ग्लाइकोल का भार चेक करते हैं बेटा। एथिलीन ग्लाइकोल का भार कितना दिया है, चेक कर सकते हो, कितना दिया है बेटा, 20 ग्राम, है या नहीं है। एथाइलिन ग्लाइकोल का हमें क्या निकालना है, मोल निकालने के लिए अणुभार पता होने चाहिए। तो एथाइलिन ग्लाइकोल का अणुभार, चलिए फॉर्मूला क्या था, अभी आपको लिख रखा है C2O2H6। कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होता है, अभी बताया था 12, कितने कार्बन है 2, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितना ऑक्सीजन है बेटा 2, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है, कितना हाइड्रोजन है 6। तो 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 6 एकम 6। आप चेक कर सकते हो 24 और 6 30, 30 और 32 कितना होता है बेटा 62। तो अब हमारे पास एथाइलिन ग्लाइकोल का अणुभार कितना आ गया 62, और भार कितना बेटा 20 ग्राम। तो मैं मोल निकाल सकता हूं, मोल निकाल सकते हैं भाई, किसका, एथाइलिन ग्लाइकोल के मोल। और चूंकि एथाइलिन ग्लाइकोल विलेय है तो स्मॉल एन मान लेता हूं मैं इसके मोल को। कैसे होगा, भार बटे अणुभार। भार है बेटा 20 ग्राम, अणुभार है हमारा 62 ग्राम। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं 20 पे 62, चलेगा नहीं, पॉइंट लैग उतारोगे 0। अब चल जाए कितनी बार बेटा, समझो बात को। अगर मैं इसे 3 से पहाड़ा पढ़ूंगा, ध्यान से समझना, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, तो फाइनली कितना आएगा 186। क्यों, क्योंकि 60 दूनी 120, 60 तिया 180, 2 तिया 6, 180 और 6 186। चलिए खैर, जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो कितना मिलेगा 14। भाई 200 में से 186 गए तो कितना बचेगा 14। फिर आप क्या करोगे बेटा, 0 उतार लोगे। अब ये कितना हो गया 140, कितनी बार चलेगा 2 बार, क्योंकि 2 बार चलने से कितना आ जाएगा 124। तो चलिए हम 2 डिजिट तक ही चला लेते हैं। तो हमारे पास कितना है बेटा 0.32। तो एथाइलिन ग्लाइकोल के मोल आ गए हमारे पास स्मॉल एन 0.32। इसी प्रकार हम निकालेंगे हम जल के लिए। किसके लिए बेटा, जल के लिए। तो बात कर रहे हैं हम जल के लिए, ध्यान से देखना। जल का भार कितना होता है बेटा, जल का भार, जल का भार दे रखा है उसने 80 ग्राम। जल का भार कितना दे रखा है 80 ग्राम। चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो बेटा, जल का भार कितना है 80 ग्राम। बहुत अच्छा। अब मुझे निकालना है जल का अणुभार। जल का अणुभार, जल का अणुभार क्लियर है। जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O, एक का 1 तो 2 का 2, ऑक्सीजन का 16 तो कितना आ जाएगा 18। जल का अणुभार कितना आ गया बेटा 18। तो जल के मोल निकाल सकता हूं मैं, क्योंकि जल यहां पर विलायक है तो मैं मोल को कैपिटल N मान लेता हूं। अब भार क्या होता है बेटा, सॉरी मोल क्या होता है बेटा, भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार, भार 80 है, अणुभार कितना है 18। तो चलिए 80 का टेबल हम 18 का टेबल हम 80 पे पढ़ते हैं। कितनी बार पढ़ा जाएगा, 18 दूनी 18 दूनी 18 दूनी कितना होता है बेटा 36, 18 तिया 54 और 18 चौक 72। क्लियर है बात। कितना बचा फिर बेटा 8 बच गया। फिर पॉइंट लैग उतारोगे 0, फिर कितना हो जाएगा 18 चौक 72, फिर कितना 8, फिर 0 उतार लोगे, फिर 18 चौक 72। तो फाइनली हमारे पास कैपिटल एन कितना आ गया बेटा
4.44 आ गया ना। तो जल के मोल कितना आ गया 4.44 यानी कि 4.4 कर सकते हो। अब मेरे पास है दोनों के मोल, तो अब मैं निकाल सकता हूं मोल प्रभाज। किसका निकालना है? एथाइलिन ग्लाइकोल का। तो चलिए बेटा चेक करते हैं एथाइलिन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज। एथाइलिन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज, ध्यान से देखना बेटा, जीटा C2O2H6, जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल हम कहां रखते हैं? ऊपर। ऊपर कितने मोल है बेटा? 0.32 आए, चेक कर सकते हो 0.32 आए या नहीं आए? 0.32 क्लियर है। डिवाइड करूंगा कुल मोल से, कुल मोल क्या है? 0.32 प्लस 4.44, तो क्या आएगा? 0.32 अपॉन, ऐड करो बेटा, 4 और 2 6, 4 और 3 7, और पॉइंट के नीचे पॉइंट 404। अब आप मुझे क्या करना है? इसको डिवाइड करना है बेटा। तो कैलकुलेशन करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा लिया, ऊपर बचा 32 और नीचे बचा 476, यही बचा ना बेटा। अब मैं क्या करूंगा? इसको 2 से कट कर लूंगा, तो 2 से कट हो गए से ऊपर बचेगा 16, 2 से कट हो गए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 निम 18, सॉरी 2 अट्ठे 16, क्लियर है। अभी 2 से और कट जाएगा तो 2 से और काट लीजिए इसको, 2 से काटोगे बेटा ये 8 बार कट जाएगा, 8 दूनी 16, 2 से काटोगे 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 निम 18, अब नहीं कटेगा। तो अब मैं क्या करूंगा? 8 पे 119 का टेबल पढ़ूंगा, जो कि चलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे बेटा? पॉइंट लैग उतार लेंगे 0, अभी भी नहीं चलेगा तो फिर 0 लगा के उतारूंगा 0, अब चल जाएगा। कितनी बार चल जाएगा? तकरीबन बेटा 6 बार चल जाएगा। कितनी बार? 6 बार। तो 6 बार पढ़ते हैं हम इसको। 6 निम कितना होता है बेटा? 6 निम 54, 54 का होगा 4 का, हासिल को बेटा 5 होगा, 6 कम 6 और 5 कितना आएगा बेटा? 11, 6 कम 6 और 5 11, हासिल को 1, 6 कम 6 और 1 7, तो 714 हमारा 6 बार टेबल चल चुका है। चलिए, जब आप 800 में से 714 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 86। अब फिर टेबल नहीं चलेगा तो आप फिर क्या उतार लोगे? 0। अब कितनी बार चल जाएगा भाई? 6 बार पढ़ने पर तो 714 है, तो अब कितनी बार चल जाएगा? 7 बार। 63 का 3 का हासिल को 6, 7 कम 7 और 6, 7 कम 7 और 6 बेटा 13 का 3 का हासिल को 1, 7 कम 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8, तो 833, और जबकि हमारे पास वो कितना है? 860, तो आराम से हमारा टेबल चल चुका है। तो हमारा आंसर कितना है बेटा? 0.067, 0.067। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा बेटा? आंसर। तो एथाइलिन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज कितना है? 0.067। क्लियर है? कर लोगे बेटा, बहुत अच्छे। तो इसके जैसे ही नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सेम है बेटा, ऐसे ही बस परसेंटेज अलग है, तो वो हिंट में दे दूंगा, करना खुद से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6% यूरिया है जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। विलियन, भारानुसार में यूरिया तथा जल दोनों के मोल प्रभाज की गणना करो। दोनों का मोल प्रभाज निकालना है, जल का भी और यूरिया का भी। आपको पता होना चाहिए बेटा, नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार 14 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, बाकी आप कर लोगे। 6% यूरिया विलियन है भारानुसार, 6% यूरिया विलियन भारानुसार का अर्थ है, भारानुसार का अर्थ है कि क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है कि जो 6 ग्राम यूरिया है ना, वो 100 ग्राम विलियन में घुला होगा। 100 में से 6 को घटा दो, जल कितना होगा? 94। तो 6 ग्राम यूरिया को 94 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम क्या मिलता है बेटा? विलियन प्राप्त होता है, विलियन प्राप्त होता है। क्लियर है ये बात? बहुत अच्छे। तो यहां पर आपको यूरिया का भार मिल गया,
जल का भार मिल गया, विलेय का भार भी मिल गया और विलायक का भार भी मिल गया। तो दोनों के मोल निकाल सकते हो भाई, भार बटे अनुभार, इसका अनुभार निकाल लेना, भार बटे अनुभार यूरिया के मोल आ जाएंगे। ऐसे जल का भार और जल का अनुभार निकाल सकते हो तो जल के मोल आ जाएंगे, दोनों के मोल आ जाएंगे, दोनों का आप क्या निकाल सकते हो, मोल प्रभाज निकाल सकते हो। क्लियर है बात बेटा? तो अगर आपको ये अच्छा लगा, लेक्चर समझ में आया, बहुत अच्छे से क्लियर हुई कॉन्सेप्ट आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ में इसका आंसर भी आपको बेटा क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।